हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। बहुत कुछ दिलचस्प घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी बच्चों को परीक्षा देने के हुनर सिखा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव में नोटिस दिए जा रहे हैं ममता बनर्जी को। उन्होंने कुछ शायद उनकी नज़र में कोई सांप्रदायिक बात कर दी है। इसके अलावा राफेल में जो कुछ सामने आया है वो भी आंखें खोल देने वाला तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, कन्फर्मेशन है कि दलाली हुई है और बहुत बड़ी दलाली हुई है। इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही सटीक अंदाज में बात रखते हैं और बहुत ही सीधे सीधे बताते हैं कि आखिर देश किस तरफ चल रहा है। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि ये परीक्षा का हुनर, वो आदमी जो पिछले 7 साल से पत्रकारों का कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि बच्चों जब एग्ज़ाम में बैठो तो सबसे टफ जो सवाल हो उसको सबसे पहले जवाब देने की कोशिश करो। आखिर इसमें क्या लगता है आपको? कंट्राडिक्शन नहीं लगता कि एक आदमी जो खुद सवालों से बच रहा है वो बच्चों को सवाल के जवाब देने की बात कर रहा है? आपको क्या लगता है इसमें? मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि कई बार आदमी शो ऑफ करना चाहता है कि जैसे एक औरत गई किताब वालों की दुकान पे, बोली कि प्रेमचंद की रचनावली दे दो, ठीक है ना, जो साहित्य जो है कबीर का है वो दे दो, जो साहित्य निराला का है वो दे दो, सारे पैट उनकी वो ले ली उसने। और ख़रीदने के बाद वो बोली कम से कम 2-4 किताबें ऐसी दे दो जो मैं पढ़ सकूं। अच्छा। तो कई लोगों के मन में ईगो होती है दिखाने के लिए कि हम बड़े सभ्य और पुरानी ऐसी ख़ानदान से आ रहे हैं जिसका एक पुराना इतिहास रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे लोग जो है जब फर्नीचर ख़रीदने जाते हैं तो एंटीक फर्नीचर ख़रीदते हैं। एंटीक फर्नीचर में बताएंगे कि नवाब सिराजुद्दौला के टाइम पे ये उनका शीशा था, ये हमारे पास है, क्योंकि उन्होंने हमारे मरहूम जो है परदादा थे उनको दिया था। तो इस तरह की बात वही लोग हरकतें करते हैं कि जो दिमागी तौर पर जो है या ख्याली तौर पर या अपनी रहन सहन से जो है दौलतमंद या हुनरमंद या अक्लमंद नहीं होते, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं। अब मोदी जी ने बच्चों को परेशान करने के लिए 7 साल से एक ढोंग रचा है कि वो कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। अब सवाल यह है, जिस आदमी की डिग्री खुद संदेह में है, यही नहीं पता ये 8वीं क्लास में गया था या 9वीं क्लास में गया था। अभी कल ही लोगों ने उनकी एक डिग्री शाया की है जिसमें दिखाया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी को 400 नंबरों में से 121 नंबर मिले और उसमें लिखा है फेल्ड इन ऑल 4 सब्जेक्ट। अच्छा, तो जो आदमी अपने अगर चारों सब्जेक्ट में फेल हो गया, ये मजाक में चला दिया होगा किसी ने। ये क्या आपको लगता है? आप भी यकीन करते हैं ऐसे? मैं पूरा यकीन करता हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़े हैं और वो जो मार्कशीट है वो देख के बिल्कुल मैंने मिलाई है। मैं भी 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अच्छा, उसी फॉन्ट में थी, उसी तरह थी। अच्छा, तो वो बिल्कुल सही मैं मानता हूँ। मैं नहीं, वो जो अब से पहले एक डिग्री दिखाई गई थी सरकार की तरफ से, उसमें तो ये बात खुल के सामने आई थी कि कंप्यूटर से प्रिंट हुई हुई डिग्री दिखा दी, जबकि उस साल में हाथ से लिखी जाती थी डिग्री। बिल्कुल मेरे पास है, मैं उसी समय का। हाँ, मेरी भी डिग्री हाथ से लिखी हुई है। तो अब ये नया क्या कुछ आया? ये मार्कशीट आ गई अब सामने? ये उनकी मार्कशीट डाली है लोगों ने और उसमें बताया कि मोदी जी ने 100 में से 26 आए, 100 में से 26 आए, 100 में से 26 आए, इस तरह जोड़ जाड़ के ये दिखाया कि मोदी जी के टोटल 121 नंबर आए हैं और लिखा हुआ है 400 में से और फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, उन्हीं दिनों की बाद में मोदी जी दिखाते हैं कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। अब आपके ये सवाल के परीक्षा पे चर्चा जो है वो एक तरह से हमारे टाइम में जो है हेडमास्टर या जो प्रिंसिपल होता था वो परीक्षा में जाने से पहले बच्चों को समझाता था कि बच्चों ये क्वेरी हैं। अब मोदी जी ने एक नया सूत्र बच्चों को दिया है कि कठिन सवाल पहले करना और जो आसान सवाल हैं जो तुम जानते हो ना बाद में करना। उससे ये होगा कि कठिन सवाल अगर आप पहले कर लोगे तो आपका माइंड बड़ा फ्रेश होगा, आपके मन में दिमाग में जो है कोई बोझ नहीं होगा। तो आप कठिन सवाल पहले करोगे और बाद में जब वो कठिन सवाल हो जाएगा तो आप जो है बाद में आसान सवाल जो आप जानते हो करना। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स, मुझे याद है, मुझे अपने ज़माने की बात याद आ रही है कि जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता हो वो सबसे पहले कर लो, ताकि आप बेहतरीन शुरू में दे सको और पहला जो इम्पैक्ट होता है वो अच्छा होता है और एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मोदी जी अपनी बात अलग से कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई ठीक है जो बात कही? मोदी जी खुद आप देखिए जो कठिन सवाल होते हैं उनसे हमेशा बचते हैं।
इसीलिए वो आपने जैसे कहा कि प्रेस के सामने नहीं आते, इंटरव्यू नहीं देते, जी, जी। क्योंकि वो ऐसे इंटरव्यू देते हैं जिनमें वो कहते हैं कि आम चूस के खाना चाहिए, काट के खाना चाहिए, जी, जी, या आप जेब में अपने पर्स रखते हो या नहीं रखते हो। तो ये सवाल अगर मोदी जी रखते हैं तो इन सवाल, ये ऐसी बेहुदा सवाल है जिसका देश की राजनीति या मेरे आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। सवाल तो होना चाहिए भाई, देश की बेरोजगारी आप कैसे दूर करोगे, देश में विकास कैसे लाओगे, देश के लोग भूखे मर रहे हैं उनको कैसे रोजगार दोगे, देश में जो है शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है वो कैसे करोगे, कोरोना काल में लोगों को कैसे प्रेरणा दोगे कि आप जो है माइक अपने चेहरे पे मास्क पहन के रहें। खुद प्रधानमंत्री जो है मास्क बिना मास्क घूमते हैं और लोगों को कहते हैं मास्क है जरूरी सुरक्षा के लिए। तो ऐसी हालत में जो है बच्चों को भी हंसी आती होगी कि ऐसा आदमी जो हमने पढ़ा लिखा है वो ऐसे सूत्र हमें दे रहा है जिससे हम हर हाल में फेल हो जाए। तो मुझे मन में लगता है कि मोदी जी जो है कई बार लोग जो होते हैं गलत रास्ता बताए थे। नहीं, जब फेल होने वाला आदमी प्रेरणा स्रोत बनेगा तो ये बच्चे सारे फेल ही होंगे, क्या होगा आखिर? फेल क्या होंगे वो? आप जैसे आप मथुरा जाओ तो मथुरा के लोगों की एक बड़ी विशेषता मैंने देखी। जब हम जा रहे थे तो मथुरा के हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा वहाँ जाके किसी रास्ता पूछोगे तो वो आपको उल्टा रास्ता बताएगा। अच्छा। तो जैसे आप कहोगे जी हमें बांके बिहारी मंदिर जाना है तो बांके बिहारी मंदिर की जगह पीछे का रास्ता दिखा देगा। तो वहाँ के लोगों की एक मन की स्थिति है। और ऐसे ही मैंने वो जो हमने जो राधे जी का जन्म स्थल है बरसाना, वहाँ देखा, वहाँ भी यही था। वो हम सामने हमें मंदिर नजर आ रहा है, हमने पूछा भाई कौन सा रास्ता है, उसने ऐसा रास्ता बता दिया, आधे घंटे बाद हम वहाँ पहुँचे। तो ये कई लोगों का विचार होता है, कई लोगों की सिखाई पढ़ाई होती है, और मुझे लगता है कि आरएसएस लोगों को भटकाने वाली चीज़ सिखाता है। इसलिए मोदी जी ने भी ऐसा सूत्र बच्चों को दिया है कि जो बच्चे पास होने की कगार पे थे वो फेल हो जाएं, तो उन्हें बड़ा लगेगा कि ये फेल होना हमारा धर्म है। दूसरा, एक बच्चे ने उनसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कल ही, उसका नाम सहगल था। तो उसने पूछा मोदी जी से कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब चीज़ याद हो जाती है, और जब हम पेपर का नतीजा लिखने जाते हैं तो हम जो है घबराहट में भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो मोदी जी ने उससे पूछा कि तुमने ये सवाल पहले किसी से पूछा है? अपने टीचर से पूछा? बच्चे ने कहा नहीं पूछा। अपने माँ से पूछा? नहीं पूछा। बाप से पूछा? नहीं पूछा। तो मोदी जी से बोले भाई तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है सवाल? अच्छा, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है? यानी कि प्रधान बच्चे के भी सवाल से बचना बच्चे के सवाल का जवाब नहीं था, जबकि सीधी सादी बात है कि एक हम जो मनोविज्ञान है उसमें पढ़ते हैं कि एंजाइटी होती है। शादी में जब दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को जब माला पहनाता है तो उसके मन में एंजाइटी होती है। जी, मोदी जी के मन में भी एंजाइटी थी जब वो चुनाव हो रहे थे, और आप देखेंगे अहमदाबाद में वोट देने का जब सेल्फी खींच रहे थे तो वो ऐसे जो है कमल का फूल लेकर फोटो खिंचा रहे थे, तो ये एंजाइटी थी उनके मन में। तो ये एंजाइटी होती है, मोदी जी को बताना चाहिए कि एंजाइटी होती है। आपको शुरू में जो है उत्तेजना होती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मोदी जी को इन बातों का सवाल का जवाब नहीं पता था, तो बच्चे को उल्टा कहते हैं तू मुझसे ही क्यों पूछ रहा है भाई। तो ऐसी बात है कि अगर आप परीक्षा में कैसे चर्चा करें, इस पर जब प्रधानमंत्री चर्चा करता है और छोटे बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो ये ढोंग कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में मेरी फोटो तो आनी चाहिए किसी बहाने। और लोग जो हिंदी नहीं जानते, बंगाल में जो लोग हैं वो समझे कि मोदी जी ने कोई बड़ा समझदारी का जवाब दिया। जैसे हिंदुस्तान के लोग, आपने देखा होगा पहले अंग्रेजी फिल्म देखने जाते थे तो वो कोई बात होती थी तो बुद्धू की तरह सोचते रहते थे, जैसे बगल वाला था हा तो वो भी हंस देते थे, उसे ताली बजाई वो भी बजाए, और फिल्म देखने के बाद कई बार बताते थे कि मैं अंग्रेजी फिल्म देख के आया, समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि वो स्लैंग है, लैंग्वेज का एक्सेंट है, वो नहीं समझ आता। तो बोले कि वो अपने को ये नहीं बताना चाहता पड़ोसी वाले को मुझे नहीं समझ आया। तो इसीलिए कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है अंग्रेजी का अखबार घर पर मंगाते खबर पढ़ी नहीं जाती। मैंने आप जैसे शुरुआत ही यहीं से की थी। तो आप देखिए कि जो है हिटलर का जो सूत्र था वो यही था कि कभी भी भाषण देता तो हिटलर 5 लोग थे, एक हिटलर भाषण देता था, 4 लोग 4 कोने में खड़े हो जाते थे। जब हिटलर को बोलता था तो वो कहते थे हेल हिटलर, हेल हिटलर, हेल हिटलर। तो बाद में यही बात जो है मुसोलिनी, और बाद में यही बात जो आरएसएस की है, आरएसएस की जब भी सभा होती है उसके स्वयंसेवक निक्कर पहन के साइकिल लेके चले जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी आते थे, उससे पहले वो एडवांस पार्टी होती थी, 5 लोग खड़े हो जाते थे। अटल जी छोटी बात कहते थे आज तो मेरा गला जो है पहले तो बैठा रहता था लेटा हुआ है, इस पर वो बड़ी ताली बजाते थे, अटल जी ने क्या बात कर दी है। उसके बाद ज़्यादा भीड़ मजमा जुड़ता था तो वो उठ के आगे चले जाते थे, अगली सभा में जाके फिर वैसे ही वो अपनी जो उनको ट्रेनिंग थी वो करते थे। तो ये लोग जो है विशेष मुद्दे जो हैं उनसे हट जाते हैं और दूसरे मुद्दों पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में क्या कि नई जो खबर आ रही है वो इलेक्शन कमीशन ने ममता जी को नोटिस दे दिया है।
वो क्या कुछ है? मोदी जी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के एक तरह से अपने आप को मजलूम भी प्ले कर रहे हैं कि शायद हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या है? नहीं, देखिए, मोदी जी ने बड़े शातिर तरीके से, मैं कहूँगा, हाँ, अपना कार्ड भी खेल दिया और इलेक्शन कमीशन को ये भी बता दिया कि तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करो। तो उनका जो वाक्य था, जो अखबारों में फ्रंट पेज पे छपा, वो ये था कि ममता जो है, दीदी जो है, मुसलमान वोटों को एकजुट करती है तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। लेकिन अगर मैं कहूं कि हिंदू वोटों को इकट्ठा होकर जो है बीजेपी को वोट देना चाहिए तो हमें नोटिस इशू हो जाएगा। तो आप समझिए, मोदी जी ने अपना जो मैसेज है वो तो कन्वे कर ही दिया। वो एक कन्वे करना चाहते थे कि ममता बनर्जी जो है मुसलमान उसके लिए एकजुट हो रहे हैं और हिंदुओं को जो है मेरे लिए एकजुट होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कह दूं, कह करके भी कह ही दिया। ये तो ऐसे है जैसे मैं कह दूं कि सुनील अरोड़ा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मैं कहूं कि उनके पिछवाड़े में मैं लठ डाल दूं तो वो मेरे खिलाफ केस कर देंगे। तो मैंने बात कह भी दी और नहीं भी कही। अब सवाल ये है कि मैंने कहा लठ कर दूंगा, तो अब इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ भी एक्शन ले सकता है और लेना चाहिए, और उनको जो है मोदी जी के खिलाफ भी लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने मोदी जी को आगे फंसा दिया है तो मेरे को भी नोटिस नहीं करेगा, और मैं ये कई बार कह सकता हूं कि मैं लठ दे दूंगा। हाँ, ये बहरहाल बहुत ही संगीन बात है जो बात आपने कही। लेकिन अब हालांकि बहुत ही कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये कुछ अनपार्लियामेंट्री शायद समझी जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये विशुद्ध अनपार्लियामेंट्री बात है। हाँ, मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा। हाँ। मैं इलेक्शन कमीशन की गैरत को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को नोटिस इशू करने का तो जहमत उठाएं। वो नहीं उठाते। वो जो है, आप देखिए, पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है और पेंडेमिक एक्ट का मतलब है सारे एक्ट जो है वो सस्पेंड हैं। लेकिन पेंडेमिक एक्ट में जो है इलेक्शन कमीशन जो है केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में, बंगाल में सारे कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए नहीं कहता। वो मोदी जी को कभी नहीं कहता कि भाई तुम कम से कम मास्क तो लगा लो, कम से कम 2 गज की दूरी तो रखो, कम से कम लोगों को डिस्टेंस पे तो खड़ा करो। वो इलेक्शन की कुछ ईवीएम मिली थी, उसमें 3-4 लोगों को सस्पेंड तो किया, दोबारा पोलिंग भी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। उसे आप फिर कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पकड़े जाओ तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने पकड़ने के बाद जो है बड़ा अपना कोई स्मार्टनेस या कुशलता दिखाई है। ये व्यवस्था हुई क्यों? ये होना ही नहीं चाहिए था। जी। और होना नहीं चाहिए कि मतलब बेचारे 4 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया। वो कौन से लोग रहे होंगे? कोई ड्राइवर रहा होगा, कोई कुछ रहा होगा, या तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं। वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर जो जिम्मेदार था उसको सस्पेंड करो, IAS ऑफिसर होता है। तब पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है कोई कार्रवाई कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, ऐसी बात है कि खून की सजा भी जो है केला छीन लेना है, और जो है केला छीनने की सजा भी केला छीन लेना है। तो ऐसी अगर सजा आप दोगे तो ये किसी को मैसेज नहीं देता। ये तो सिर्फ बताता है कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से बीजेपी के चरणों में लेटा हुआ है। मैंने कई दिनों पहले कहा था कि ऐसी वर्दियों में जो पुलिस की और अर्धसैनिक बलों की वर्दियां हैं, वो लेके यूपी के गुंडे जो है वहां पर नंदीग्राम में पकड़े गए। 200 लोग पकड़े गए जिनके पास जो है यूपी पुलिस की वर्दी थी, और वो एक होटल में ठहरे हुए थे। बंगाल की पुलिसों से उनको बंद किया। इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ममता बनर्जी का ये आरोप बिल्कुल ठीक है कि ये जो CRPF है, ये BSF है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू हैं, वो भी बीजेपी के मदद कर रही हैं। और मैंने कई ऐसी वीडियो देखी हैं जिनमें वो प्रेस रिपोर्टरों को, जिनको कि इलेक्शन कमीशन का पास मिला हुआ है, वो जाकर जो है फोटो खींच सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी पोलिंग बूथ में। उनको पैरामिलिट्री फोर्सों ने घुसने नहीं दिया कि तुम जो है अंदर नहीं घुसोगे। और वो जानते हैं कि कौन से वाले टीवी चैनल वाले को अलाउ करना है, कौन से वाले को नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि उन्होंने कोड के रूप में कोई और आइडेंटिफिकेशन या कोई आइडेंटिटी कार्ड प्रेस वालों में भी बांट रखे हैं कि ये वाला प्रेस वाला आएगा तो इसको साले को घुसने नहीं देना, दूसरे वाला आएगा तो इसे अंदर घुसने देगा। तो ये जब मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है तो मैं कह सकता हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर जो है बिकी हुई हैं, पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। और ममता बनर्जी ने कल भी कहा कि जो अगर ये आपको वोट डालने से रोकते हैं तो महिलाएं का एक ग्रुप जो है वो उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को रोके और दूसरा जाके वोट देके आए। दूसरा जाके जब वापस आएगा वोट देके तो पहले वाला जो है वो जाके वोट देने जाए, और जो वोट डाल चुका है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को रोके। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया है। तो नोटिस देना का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है आज के दिन बिल्कुल जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो अब के इलेक्शन कमिश्नर है, ये 13 तारीख को रिटायर होंगे, 14 को नए आएंगे, तो उनके बारे में भी एक बात बता दूं कि मोदी जी जो है पहले इलेक्शन कमीशन जो बनते थे वो IAS ऑफिसर बनते थे, रिटायर्ड IAS। मोदी जी का प्यार जो है IPS और IAS पे नहीं है, वो IRS वालों को ढूंढते हैं। अच्छा। IRS वाला वो होता है जो नोट
कैसे चूसना है वो जानता है। वो कहाँ मिलेगा? इनकम टैक्स ऑफिस में मिलेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिलेगा, जीएसटी में मिलेगा, कस्टम में मिलेगा। तो पैसे इकट्ठा करना जानते हैं। तो आप देखिए ईडी का जो आपका जो डायरेक्टर है, यानी उसकी टर्म खत्म हो चुकी है, सुपरएन्युएटेड हो चुका है, उसको एक्सटेंशन दे रखी है, वो भी आईआरएस है। और जो दूसरा नया जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा वो भी आईआरएस है। यानी सारे वो लोग हैं जो पैसा कमा करके सरकार को भी दे सकते नहीं, जो पैसे की जबान समझते हैं, यानी वो पैसे के ही जरिए वो चलेंगे, पैसे के जरिए और, चलेंगे और उनको खरीदना आसान होगा। हाँ, ये तो बात इन्होंने जो है आईआरएस के लोगों को ऐसी ऐसी जगह रखा है। मुझे तो लगता है एक दिन सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो भी आईआरएस ही बनेगा, और एक दिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी आईआरएस ही बने। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस बीच में जब ये इलेक्शनाइजिंग हो रही है 5 स्टेट्स की, अलग अलग मरहलों में है, ऐसे वक्त में वो जो एक राफेल के बारे में एक बड़ी खबर आई है, और वहीं के जर्मन एक न्यूज़ वेबसाइट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, वो बिल्कुल इलेक्शन के टाइमिंग के साथ आई है। क्या आप इसको कहीं इलेक्शन की टाइमिंग से जोड़ के देखते हैं, या ये हकीकत है वो एक बाई चांस इस वक्त पर आ गई? ये तो एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि जब ये मोदी जी की मीटिंग अक्टूबर 2016 में, उस समय के फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनसे हो रही थी, तब उस समय जो है अनिल अंबानी अचानक जो है वहाँ पहुँच गए, और उस मीटिंग में अनिल अंबानी एक गेस्ट थे। अब वो मीटिंग होनी थी, आप समझिए उस समय सरकोजी के टाइम में। तो सरकोजी उस समय के वहाँ के फ्रांस के, माफ कीजिएगा मैंने जर्मनी गलत कहा, फ्रांस की बात, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे सरकोजी, उनके साथ होनी थी। तो उसमें HCL को बैठना था। HCL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसे तो बाहर कर दिया गया, और वो मीटिंग जो है अनिल अंबानी की प्रेजेंस में हुई। और उसमें 3 जो है बड़े दलाल थे। उनमें एक दलाल थे सुषेन मोहन गुप्ता, जो कि एक लाला बंसीधर गुप्ता होते थे दिल्ली में, जो रामलीला मैदान और परेड मैदान की जो रामलीला होती है जी, उसके वो सर्वे सर्वा थे। अच्छा। वो उनका बेटा है। और आरएसएस नहीं, वो आरएसएस क्या समझिए, एक वेल कनेक्टेड फैमिली का गया। ठीक। और दूसरे जो थे एक राजीव सक्सेना था, और तीसरा जो था वो राहुल पुरी, जो कि कमलनाथ का नेफ्यू माना जाता है, जी। वो था। अब रतुल पुरी को भी जेल जाना पड़ा, और सुषेन मोहन भी जेल गए, और राजीव सक्सेना भी जेल गए अगस्ता वेस्टलैंड में। जी। और इस आरोप में कि ये जो है दलाली कर रहे थे, और इन्होंने दलाली के 55 करोड़ रुपए खाए। अब जो है ये 3 दलाल, जो कि हम कहते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड अगर मनमोहन सिंह के टाइम हुआ तो वो मोदी जी की मीटिंग में क्या कर रहे थे, तो उन्होंने तीनों को जो है उन्होंने 1 मिलियन यूरो, यानी जो कहते हैं 8 करोड़ रुपए, लेकिन उस समय यूरो का रेट ज़्यादा था, तो मैं कहूँगा 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक गिफ्ट दी गई। और उसमें ये था कि आपको जो है राफेल के बहुत सारे डमी बनाने हैं, और वो 50 डमी बना के जो उनको बांटना है, दिखाना है। लेकिन वो जो है नहीं दिखाया गया। और वहाँ की जो, अच्छा, ये डमी में और ओरिजिनल में क्या फर्क है? क्या था ये डमी वाली कहानी? जो डमी में इंजन नहीं होता, डमी में सिर्फ ऊपर का कवर होता है, टायर होते हैं। तो वो क्यों खरीदना चाहती थी सरकार? सरकार खरीदना नहीं चाहती थी। वो कंपनी कह रही है दसौत कि हमने जो है ये लगाने थे ताकि हमारे एयरप्लेन की पब्लिसिटी हो सके। अच्छा। जैसे कार के शोरूम पे या जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर डमी लगा होता है वो। सही। अब जो है 55 करोड़ रुपए पहले वो खा चुके, अब इसमें जो है 10 करोड़ रुपए उन्हें फिर मिले। तो फ्रांस की जो इन्वेस्टिगेटिंग है, जैसे हमारे CBI है, लेकिन वो मुक्त है। वो जो है राष्ट्रपति को भी अगर गलत है तो उसे बंद कर सकती है, औरों को भी कर सकती है। तो वो अपनी जांच करती रही। तो आप देखिए ओलांद उसके बाद राष्ट्रपति बने, तो ओलांद की एक गर्लफ्रेंड थी, उसको अनिल अंबानी ने 10 करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च किए कि वो फिल्म बनाई जाए, एक इंडो फ्रेंच एक फिल्म बने, और वो भी आपने देखा होगा। तो उसके बाद जो है ओलांद के बाद दोनों ये राष्ट्रपति जो हैं ये हट गए, लेकिन वहाँ पर इसकी जांच चलती रही। और उसमें हम देखेंगे कि जो दसाल्ट कंपनी का जो मालिक है, उसने जब उसे लगा कि मैं इसमें फंस जाऊँगा, तो उसे सुसाइड किया या एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई। तो मौत होने के बाद अब उन्होंने कहा है कि हमने 3 चरणों में जाँच की है। पहले चरणों में हमें पता चला है कि 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दी गई है, दूसरे चरण की रिपोर्ट आएगी, और तीसरा वो कहते हैं बड़ा गंभीर है। और मेरे को जो खबर मिली है, जो जर्मन के अखबारों के थ्रू मिली है, वो ये है कि 1100 करोड़ रुपए आज के समय के, यानी 110 बिलियन यूरो जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को उस समय दिए गए या उसकी टीम को दिए गए, तो वो 1100 करोड़ रुपए बनते हैं। तो ये मामला खुलेगा।
अब मामला खुलेगा तो आप देखिए, आज तक कोई नहीं बोला, वो आज फिर कह रहे हैं कि जी ईडी ने जांच कर ली, सीबीआई ने जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कई केसों में क्लीन चिट दे देता है कि भाई इस आदमी ने फलानी औरत का मर्डर किया था, जो फांसी दे दो। बाद में वो औरत अगर घर आ गई तो आप कहोगे जी सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, इसे बदल नहीं सकते, तो इस औरत को फांसी पे चढ़ा दो। यानी तथ्यों पर ही तो चलती है अदालत। अब नए तथ्य आ गए तो ये तो कम से कम मान लो कि हमसे गलती हुई। जैसे राम जन्मभूमि मामले में उन्होंने राम मंदिर के बारे में पूरा फैसला लिख दिया कि भाई ना तो वहाँ पर कोई मंदिर था, ना मंदिर टूटा, ना जो है वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है इन्होंने मूर्तियाँ रखी, यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई गलत था, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तथ्य आने के बाद भी वो कहते हैं जी हमारे मानना है कि जन भावनाओं को पूरा करने के लिए, ठंडा करने के लिए यह मंदिर बना दिया जाए। तो हो सकता है कि राफेल मामले में भी कहेंगे मोदी जी अगर बुरा काम भी करेंगे, मोदी जी बलात्कार भी करेंगे, मोदी जी रिश्वत भी खाएंगे, तो वो मुक्त हैं। तो इसके लिए आपको भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा कि इन पदों के व्यक्ति जो है ये कानून से ऊपर है, कानून इनके चरणों में लेटा हुआ है और कानून की कोई हैसियत इनके सामने नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो मान लेंगे कि भाई देश जो है उसी तरह के चल रहा है जैसे पुतिन रशिया को चला रहे हैं और आप देखेंगे शी जिनपिंग जो है चाइना को चला रहे हैं। अरे साहब, मुझे आपकी इस बात पे सऊदी अरब का याद आ गया। वहाँ के मुफ्ती ने ये कह दिया कि बादशाह के ख़ानदान से अगर कोई रेप भी कर दे तो उसको वो गुनाह नहीं है। तो बात वही हुई कि डिक्टेटर जहाँ हो जाता है वहाँ संस्थाएं भी और दूसरे लोग भी उसी तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ। हाँ, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून ये नहीं देखता कि राजा ने कत्ल किया है या किसी भिश्ती ने किया है। सजा सबको बराबर मिलेगी, क्योंकि अब वो आदमी को मानते हैं, वो पद की मर्यादा को नहीं मानते, क्योंकि वो मानते हैं कानून सबसे ऊपर है। और हिंदुस्तान में अगर कानून सबसे ऊपर है तो मेरा मानना है कि ये मामला खुलेगा और इस मामले का दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मोदी जी के टाइम में 5.5 लाख करोड़ रुपए के जो हथियार खरीदे गए हैं विभिन्न देशों से, हर एक में आपको पता चलेगा कि उसमें जो है किसी न किसी मिडिल मैन ने रिश्वत ली है। और ये पैमाना जो है 10% बैठेगा, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की रिश्वत का लेन देन का मामला खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रविंद्र कुमार जी, आपने तीनों इश्यूज़ पर बहुत ही खुल कर के अपनी बात रखी। परीक्षा पर चर्चा की हकीकत आपने बता दी कि बिल्कुल शौक़ पूरा किया जा रहा है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, इसलिए लोग मेरी बात सुने, चाहे वो मैं बात ठीक से कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। हकीकत यानी बच्चों को वाकई कुछ सिखा सकूँ या बच्चों को बिगाड़ दूँ, इस हद तक चीज़ें सामने आई। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमिश्नर कैसे बिहेव कर रहा है, वो भी आपने बताया। और राफेल के बारे में जो बात सामने आई वो भी बहुत ही ख़तरनाक है। जो बात आपने आखिर में कही है कि 5.5 लाख करोड़ के हथियार मोदी जी की सरकार के ज़माने में ख़रीदे गए हैं, इनकी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। ये बहुत ही अहम मालूमात है। हम मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कोशिश करते हैं कि इन जो भी इश्यूज़ आएँ उनको गहराई तक समझें और आप तक भी पहुंचाएं। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम आने वाले वक्त में रविंद्र कुमार जी से और किन चीज़ों पर बात करें। मैं समझता हूं ये पब्लिक की तरफ से भी बातें आनी चाहिए, सवाल आने चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी से आखिर तक इस प्रोग्राम को देखा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।